एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 1 की मैराथन क्लास को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग की पहली मैराथन क्लास है। ठीक है, आपका परसों असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है। मैंने कहा था कि मैं आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, तो आज हमारी ये पहली मैराथन क्लास है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 के लिए। ठीक है, बेसिकली आज हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इसकी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आज हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग की मैराथन क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आज हमारी ये मैराथन क्लास है। ठीक है, इसमें हम यूनिट 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट 1 में हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को, यूनिट 1 से जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमारी बुक का नाम ही क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है, ठीक है, उससे आपको असेसमेंट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन, ठीक है, इन तीनों से 100% एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, असेसमेंट वाला क्वेश्चन तो 100% श्योर और इवोल्यूशन वाला 100% श्योर, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा 16 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन क्या है, इसके टाइप्स पता है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इनके क्या फंक्शंस है और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या है, इनकी प्रमुख विशेषता एवं कार्यों के विस्तारपूर्वक करें। ठीक है, फिर सेकंड आपका रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो हमारी ब्लूम की 1956 में ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी, उसमें परिवर्तन करके जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी आई, ठीक है, जो 2001 में आई थी ब्लूम के द्वारा। ठीक है, 1956 की जो टेक्सोनॉमी आई थी, ठीक है, उसमें चेंजेस करके 2001 में रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी आई थी, वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के वर्गीकरण के महत्व को समझा और ब्लूमों के वर्गीकरण में संशोधन की आवश्यकता को भी परिभाषित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के बारे में आप क्या जानते हैं। अधिक के लिए आकलन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा क्या सुधार किए गए, उसमें क्या चेंजेस किया और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है, वो आपको बताना है। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और टीचर इसमें कैसे फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, ठीक है, फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैराथन क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये मैराथन क्लास पार्ट 1 है। ठीक है, और पार्ट 2 में हम एनसीएफ और टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके यूनिट 1 से असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है, व्हाट इज असेसमेंट, आकलन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। आकलन क्या है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कौन कौन से आकलन के प्रकार बताइए, और फिर आपका इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवोल्यूशन क्या है, इसकी विशेषता, इसके फंक्शन और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस विशेषता है, उसको बताइए। फिर आपका इनसे क्वेश्चन बनता है असेसमेंट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन में अंतर बताइए। ठीक है, असेसमेंट, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल और इसके मीनिंग और पर्पस और टाइप्स क्या है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असेसमेंट और इवोल्यूशन। ठीक है, और इसके डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं कि आकलन, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ओके, अब हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या है, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है और इवोल्यूशन क्या है। मेजरमेंट, जिसको हम माप सकते हैं उसे हम मेजरमेंट, मापन कहते हैं। ठीक है, यह क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ठीक है,
जिसको हम यूनिट्स में, ठीक है, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट है, वेट है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट कहते हैं। आकलन ये कि क्वालिटेटिव नेचर का होता है, गुणात्मक। जैसे छात्रों के व्यवहार को हम क्या मेज़र कर सकते हैं, नहीं, उनकी क्या है, गुण है, ठीक है। उनकी क्या क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो बातचीत कैसे करते हैं, ये सब क्या है, गुणात्मक है, ये गुणात्मक गुण है, ठीक है, जिनको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। जब इन दोनों पहलुओं को मिला दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। जब दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर मापन प्लस आकलन को तो मूल्यांकन बनता है। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी। जब दोनों पहलुओं को लेकर मापन और मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो मूल्यांकन से होता क्या है, ठीक है, मूल्यांकन आपका एंड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हम एंड में जजमेंट देते हैं और फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, डिसीजन देते हैं कि बच्चा पास है कि फेल है और उसको कहाँ का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मापन क्या होता है, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे कि बच्चे के एग्ज़ाम में 100 में से 70 मार्क्स है, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन जो बच्चों के व्यवहार होते हैं उसको हम माप नहीं सकते, सिर्फ हम उनको ग्रेड्स में वर्गीकृत कर सकते हैं, A+, ठीक है। बच्चे का स्कूल में व्यवहार कैसा है, स्कूल में परफॉर्मेंस कहते हैं A+, ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड्स दे सकते हैं, उसको माप नहीं सकते, ठीक है। एवोल्यूशन जब दोनों पहलुओं को मिला दिया जाता है, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन एंड प्रोसेस होता है, इसमें हम एंड में बालकों को जजमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं कि बालक पास है कि फेल है और उसको कहाँ का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे, मेजरमेंट मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की विशेषता को विशिष्ट मानकों पर देखा, परखा और जांचा जाता है और मानक शब्द प्रतीकों, ठीक है, अंक द्वारा निश्चित इकाई में वर्णित किया जाता है, ठीक है। आकलन शब्द अंग्रेजी के लैटिन शब्द असेसमेंट से लिया गया, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, आकलन कहलाता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया, आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। इसमें हम जानना, जांच पड़ताल, सूचना, डाटा संग्रह करने की एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मूल्यों का आकलन करना। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, बड़ा होता है। अब इनके डिफरेंसेस को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आकलन का क्षेत्र बहुत अत्यंत सीमित होता है और मापन का क्षेत्र भी सीमित होता है, लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। आकलन मापन का सूक्ष्म रूप है, मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन और मापन दोनों ही आते हैं। आकलन प्रक्रिया केंद्रित होती है, मापन क्या होता है, हमारा पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसी पर ही हमारे टेस्ट लिए जाते हैं और इसलिए वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होता है, ठीक है। मूल्यांकन से हम रिजल्ट देते हैं, ठीक है, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें कितने मार्क्स आए हमारे, ठीक है, बच्चा पास है या फेल है, ठीक है, तो ये क्या होता है, परिणाम केंद्रित होता है। आकलन निदानात्मक उद्देश्यों के साथ सीखने के परिणामों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, ठीक है। आकलन से हमें पता चलता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ का समस्या हो रही है, ठीक है, और उन समस्याओं की जानकारी को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर बच्चों को समस्याएं आ रही है तो और बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक किया जाता है, ठीक है। फिर आपका मापन छात्रों, व्यक्तियों को उनके अंदर निहित विशेषताओं की मात्रा के आधार पर उनके बीच अंतर करने में, उद्देश्यों में संख्या या प्रतीक आवंटित करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। मापन के अंतर्गत बच्चों ने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के एग्जाम में, ठीक है, उनको प्रतीकों में नंबर्स दिए जाते हैं। मूल्यांकन किसी व्यक्ति की गुणवत्ता की उनके समकक्ष के संबंध में आंकने की जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है। आकलन में निदानात्मक उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों की समस्याओं को ढूंढते हैं, जांच करते हैं
और इसके अंदर मूल्य का निर्णय नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ बच्चों को नंबर्स दिए जाते हैं। मापन के आधार पर किया गया गुणात्मक निर्णय जजमेंट कहलाता है। मूल्यांकन क्या है, एक हमारा एंड प्रोसेस होता है जिसमें हम जजमेंट देते हैं, ठीक है। आकलन के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। मापन के द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है और मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ठीक है। आकलन के द्वारा प्रदत्त डाटों का चयन एवं संग्रहण किया जाता है। मापन के अंतर्गत संग्रहित किए गए डाटों को अंक प्रदान किए जाते हैं। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको नंबर्स दिए जाते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत अंक प्रदान किए नंबर और मूल्यों का निर्धारण दोनों ही किया जाता है, ठीक है। अब इसको आप पढ़ लेंगे। आकलन की प्रकृति लचीली होती है। मापन की प्रकृति आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है। मूल्यांकन की प्रकृति लचील ना होकर स्थिर रहता है, क्योंकि जो हमें जजमेंट दिया जाता है कि बच्चा पास है या फेल है। अगर पास है तो ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, फेल है तो वो उसी क्लास में रहेगा। वो क्या रहता है, स्थिर होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आकलन हमारी क्या है, गुणात्मक प्रक्रिया। मापन हमारी मात्रात्मक प्रक्रिया और मूल्यांकन हमारी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रक्रिया। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन होता क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर आएगा ही आएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत मापन और आकलन दोनों ही पहलुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। मापन क्या होता है, जिसमें मापन मात्रात्मक होता है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। हाइट वेट हो गया। गुणात्मक क्या होता है, आकलन क्या होता है, ये गुणात्मक नेचर का होता है जिसमें बच्चे का व्यवहार, ठीक है, आदि गुणों को सम्मिलित किया जाता है कि बच्चे के मोरल वैल्यूज़ क्या है, बच्चे समाज में कैसे बातचीत करता है, ठीक है। इन सबों का आकलन किया जाता है। और मूल्यांकन, मापन और आकलन दोनों ही को सम्मिलित किया जाता है मूल्यांकन के अंतर्गत। मूल्यांकन क्या होता है, एक एंड प्रोसेस होता है। मूल्यांकन करने के बाद बच्चों को क्या दी जाती है, जजमेंट दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। एक ये क्या होता है, डिसीजन होता है, ठीक है। इसमें बच्चा पास है या फेल है और बच्चों को कहाँ का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है और ठीक है। अब हम आपको एग्जाम में कैसे लिखना है अपने आंसर को। मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के एवोल्यूशन शब्द का एक रूपांतरण है जो अपने आप को एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है मूल्यों का आकलन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के विकास में उसका आकलन और मापन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सामूहिक आदि सभी विषयों का आकलन करना ही मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण के अंत में किया जाता है तथा जिसके फलस्वरूप किसी प्रकार की प्रतिपुष्टि, फीडबैक नहीं दी जाती। मूल्यांकन को मापन तथा आकलन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मापन प्लस आकलन क्या बनता है, हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, एक एंड प्रोसेस है और उसके बाद हमें क्या देनी होती है, जजमेंट देनी होती है, ठीक है। अब परिभाषा देख लेते हैं। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। डोंडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें ये बताता है कि बालक किस सीमा तक उद्देश्यों के प्राप्त किया है, ठीक है। अब मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है, ठीक है। फाइनल जजमेंट दी जाती है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देश एवं परामर्श दिया जाता है कि छात्रों को कहाँ का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मूल्यांकन शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तन की भी जानकारी देता है। मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की भी जाँच करता है। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षकों को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता लगता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो टीचर्स को भी पता चलता है कि बच्चे का कहाँ विकास हुआ है, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उनकी प्रगति से संबंधित जानकारी भी मिलती है कि बच्चों ने कहाँ पर प्रोग्रेस की है। अब मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है।
कौशलों में निपुणता का मापन करता है। मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों के शिक्षा के सभी पक्षों का मापन किया जाता है और साथ ही साथ विषय वस्तु के अध्ययन को याद कराने के अतिरिक्त चिंतन, तर्क शक्ति व सृजनात्मक को भी उत्साहित किया जाता है। ज्ञान की सीमा और ज्ञान ज्ञात करने को सहायक मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को ही वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मार्गदर्शन में सहायक होता है कि बालक को हम गाइडेंस दे सके। जब हमें बालकों के बारे में पता हो कि बालक किस में अच्छा है तो हम बालकों को गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, जब बच्चा 12th कर लेता है कि बच्चों को कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, उपलब्धि एवं असफलताओं का बोध होता है। मूल्यांकन के द्वारा उपलब्धि एवं असफलता का बोध होता है, क्योंकि मूल्यांकन में हम बच्चों को फाइनल जजमेंट देते हैं कि बच्चों ने क्या अचीवमेंट की है और क्या उनकी असफलताएं हैं। ठीक है, उसका बोध कराया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। ठीक है, ये व्यापक है क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। ये केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। ठीक है, इसमें हर पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा संबंधित सभी साधनों के साथ संबंधित है और शिक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाता है कि जो उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। अगर बालकों को कोई समस्या आ रही है तो शिक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है और पर्पस क्या है। आकलन शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द असेसमेंट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किसी के बारे में जानना, जांच पड़ताल करना और सूचना डाटा संग्रह करने की प्रक्रिया होती है। ये गुणात्मक प्रक्रिया होती है। आकलन की परिभाषा हुबा और फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, क्या शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। क्रेनबेक के अनुसार आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आकलन के प्रकार कौन कौन से। आकलन के प्रकार, पहला प्रकार फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ाई के दौरान आकलन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आकलन पढ़ाया उसी से रिलेटेड मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो क्या हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, जो डेली बेसिस पे आकलन किया जाता है बालकों का, उसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, ठीक है, क्विज हो गई, ठीक है, उसे कहते हैं। फिर आपका आता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट एंड में लिया जाने वाला आकलन आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपके एनुअली एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली होता है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसमें हम इसमें जजमेंट देते हैं। ठीक है, कि बच्चा पास है या फेल है। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनल असेसमेंट, जो स्कूल के अंदर टीचरों द्वारा लिया जाता है। जैसे कि आपके बीएड के एग्ज़ाम थे, ठीक है, आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ जो स्कूल के टीचर द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट जब बाहर से फैकल्टी उठकर आपका आकलन करने के लिए आती है, उसे हम एक्सटर्नल असेसमेंट कहते हैं। अब आता है हमारा कंटिन्यूस असेसमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जब आपका लगातार आकलन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई के दौरान भी, ठीक है, जब आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब भी आपका आकलन हो रहा है। ठीक है, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो, ठीक है, तो तब भी आपका आकलन हो रहा है, वो हमारा कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाता है। डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस आकलन जहाँ पर बच्चों को समस्या आ रही है, जहाँ पर बच्चों को सीखने में कमी आ रही है, उसे हम नैदानिक आकलन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे के 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, तो ये 30 मार्क्स बच्चों के क्यों आए हैं कम, ठीक है, इस कमी को जानने के लिए तो उसे डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, उसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। अब आकलन की कौन कौन सी विशेषता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आकलन एक व्यापक पद है जिसमें संरचनात्मक तथा योगात्मक प्रकार के आकलन होते हैं। आकलन के अंतर्गत बालक के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, नैतिक आदि आ जाते हैं। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन का स्वरूप सुधारात्मक होता है। ठीक है, जब हम बच्चों को डेली बेसिस पे क्या करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है, इससे हमें बच्चों के बारे में पता चलता है। ठीक है, और बच्चों की जहाँ जहाँ कमियाँ हो रही हैं उसमें क्या होता है, सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है और बच्चे क्या करते हैं, प्रगति करते हैं। ठीक है,
है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। आकलन का महत्व क्या है? वर्गीकृत या ग्रेड छात्र, क्लासीफाई ऑन ग्रेड स्टूडेंट। हम यहाँ पर बच्चों को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। किसी को A+ देते हैं, किसी को B+ दे दिया, ठीक है। ये वर्गीकृत किया जाता है सुधार का मार्गदर्शन करने के लिए, टू गाइड इम्प्रूवमेंट। अगर हम बच्चों को डेली बेसिस पे फीडबैक देते हैं तो बच्चों में क्या आएगा? सुधार आएगा, ठीक है। फिर है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, अगर हम बच्चों की गलतियाँ उसी समय बता देते तो बच्चों में सुधार आएगा और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। फिर दोषों का निदान करने के लिए, टू डायग्नोस फॉल्ट्स। जहाँ बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, हम उनकी गलतियों को निदान कर रहे हैं। छात्रों की गलतियों को सुधारने के लिए सक्षम करना, अनेबल स्टूडेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक। जहाँ पर बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं उनकी गलतियों को सुधार करना, जिससे बच्चे क्या करेंगे? छात्र प्रगति को सक्षम बनाएंगे, ठीक है। हर बच्चे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। और फिर बालकों को फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना, ठीक है। आई होप आपको असेसमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। ये बच्चों का डेली बेसिस पे आकलन किया जाता है, ठीक है। बच्चे ने क्लास 1 में एडमिशन लिया, जब तक उसका ये क्लास फर्स्ट ख़त्म नहीं हो जाए एंड तक, तब तक बच्चों का आकलन किया जाता रहेगा, ठीक है। व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें बच्चे के हर एक पहलू की जांच की जाती है, ठीक है। फिर है समग्रता का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ट्रिप, आकलन के अंदर हर एक पहलू को लेके चलता है, ठीक है। फिर है आपका बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। बाल को ये असेसमेंट बाल केंद्रित होता है, ठीक है। फिर है आपका 7 सीखने के अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपके सिद्धांत है, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक आकलन में एफ और ऐसे शामिल होता है। फॉर्मेटिव पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन और अंत में किया गया आकलन शामिल होता है, ठीक है। अब आकलन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके अंतर आकलन से हमें पता है कि छात्र की कमियों को जानना होता है और उनका निवारण करना, ठीक है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। जब बच्चों की कमियों का पता चल जाएगा और हम उसका निवारण करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? सीखने के लिए मोटिवेट होंगे, बच्चे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। छात्रों के वृद्धि तथा विकास में आदि बाधाओं को जानना, ठीक है। आकलन के द्वारा छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जानना, यही इसका क्या उद्देश्य होता है। अब आकलन के उद्देश्य और पर्पस, ठीक है। और भी हो सकता है, हम बच्चों की समस्याओं को जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक इसमें बताया, ठीक है, कि आप इस पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समस्या का निदान करना। जब हम बच्चों की समस्या का निदान कर लेते हैं तो हम बच्चों को रेमेडियल प्रोवाइड करते हैं। जब बच्चों को रेमेडियल प्रोवाइड की जाती है तो उनके इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण सीखने में उनका सुधार आता है। फिर हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और जो हमारे उद्देश्य सेट किए गए थे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने उद्देश्यों की जांच करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको आकलन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 से ही है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में अपनी ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी और उसी टेक्सोनॉमी को 2001 में रिवाइज करके, उसी में टेक्सोनॉमी में कुछ परिवर्तन करके 2001 में रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी तैयार की, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम की परिवर्तित टेक्सोनॉमी। ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1956 में विद्यार्थियों के व्यवहार में संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की थी, ठीक है। इस वर्गीकरण में ब्लूम ने संज्ञानात्मक व्यवहार प्रक्रिया को निम्न उच्च से स्तर के 6 श्रेणियों में बांटकर वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों ने 1956 की प्रस्तुत टेक्सोनॉमी को परिवर्तित करने की जरूरत महसूस की, ठीक है। हम ब्लूम के अनुसार हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति 3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमारा कॉग्निटिव, ठीक है, संज्ञानात्मक, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं और चिंतन हम किस में करते हैं? अपने, ठीक है, हेड में करते हैं। फिर है हमारा अफेक्टिव, ठीक है, भावनात्मक, जो हमारी फीलिंग्स होती है वो कहाँ होती है? हमारे हार्ट में होती है। और फिर हमारा साइकोमोटर, ठीक है, जिससे हम कार्य करते हैं, डूइंग एक्सपर्ट, काम करने का पक्ष, जिससे हम मूवमेंट करते हैं। हम इन तीनों पक्षों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं और इससे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है।
LW एंडरसन और DR कथवाल ने ब्लूम की 1950 टेक्सोनॉमी में परिवर्तन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। 2001 में उन्होंने अ टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड असेसिंग फॉर रिवीजन ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एलन एंड बेकन के रूप में ब्लूम की संज्ञानात्मक टेक्सोनॉमी का पहला प्रमुख रूप प्रकाशित किया। इस ठीक है, फिर परिवर्तित टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक व्यवहार प्रक्रिया को 6 श्रेणियों में बांटा गया। ब्लूम द्वारा 3 पक्षों के आधार थे। पहला आधार था हमारा ज्ञानात्मक आधार, फिर था सेकंड हमारा भावनात्मक आधार और थर्ड था हमारा क्रियात्मक आधार। ठीक है, 1956 में जो टैक्सोनॉमी आई थी उसमें पहला क्या था, ज्ञान। जो हमारा पहला चरण था वो ज्ञान। जैसे कि मैं अभी आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसकी यूनिट कर, तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, उसका बोध हो गया, आपने उसको समझ लिया, गहराई से उसके बारे में सोचा और आप उसको पढ़ रहे हो। फिर अब उसको क्या कर रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो, उसको लागू कर रहे हो। फिर विश्लेषण करा। ठीक है, आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, जैसे हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको संश्लेषण किया, जो आपने भाग तोड़े थे उसको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, और फिर आपने मूल्यांकन किया, जो आपने अभी तक पढ़ा, क्या आपने वो सही पढ़ा। ठीक है, आपने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। ठीक है, जब हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई तो उसमें चेंजेस किए। ठीक है, जो आपने ज्ञान था उसको याद करा, जो मैंने आपको बताया असेसमेंट फॉर लर्निंग में आज हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे, तो आपने उसको क्या कर लिया, याद कर लिया, रिमेम्बर कर लिया, जो आपने बोध किया था। ठीक है, आपने फिर उसको समझा। असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 1 में ये क्वेश्चन आपने उसको समझे, फिर आपने उसका प्रयोग किया, अप्लाइंग किया, जो एप्लीकेशन था उसको चेंज करके उन्होंने अप्लाइंग कर दिया। फिर विश्लेषण किया। ठीक है, छोटे छोटे भागों में उसको बांटा। फिर 5th पॉइंट में हम क्या करते हैं, 1956 में संश्लेषण करते हैं और 6 पॉइंट में हम मूल्यांकन, तो इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, फिर हमने विश्लेषण करने के बाद मूल्यांकन किया और फिर हमने सृजनशील क्रिएटिविटी को किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया 1956 और 2001 में क्या चेंजेस थे। अब आपको जब पूछा जाएगा कि रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी को बताइए, तो आपको 2001 की टेक्सोनॉमी बतानी है। ठीक है, पहला क्या किया हमने, याद करना। ठीक है, रिमेम्बरिंग किया कि मैं आज आपको यूनिट 1 के ये क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपने उसको याद कर लिया। किसी बात को समझने, प्रयोग करने या परिवर्तन किए बिना उसको याद कर लेना। सिर्फ मैंने आपको क्या दी, एक इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद आपने उसको समझा। दूसरे स्तर में न केवल जानकारी को याद करना बल्कि इसके अर्थ को समझना शामिल कर दिया कि यूनिट 1 में ये क्वेश्चन है और आपने उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढे और उसको समझे। ठीक है, इस स्तर में विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसका अर्थ समझना जरूरी है। फिर प्रयोग, इस स्तर में प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करना और आपने उसको अप्लाई किया। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, नोटबुक्स में लिख रहे हो। फिर आपने विश्लेषण किया, जो यूनिट्स को, ठीक है, जो हमारी यूनिट्स है, पूरी बुक है, उसको यूनिट में क्या कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया, विश्लेषण किया। उसके बाद आपने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन नई टैक्सोनॉमी के आधार पर 5वें स्तर पर आता है। इसमें विचारों और उनकी वैधता के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होने के साथ साथ उन तक पहुंचने के लिए इसका पालन किया जाता है। फिर आपने क्या किया, 6 में सर्जन, क्रिएटिंग। यह टैक्सोनॉमी ज्ञानात्मक का 6वां स्तर है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान का निर्माण करना है, किसी एक समस्या का हल करने के लिए अनेक तरीकों का अपनाना है या अलग तरीक़ों से सोचना, हमें क्रिएटिव बनना है। ठीक है, ये हमारी यूनिट 1 की असेसमेंट फॉर लर्निंग की मैराथन क्लास पार्ट 1 थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको आज का सेशन कैसे लगा और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर शेयर किया कीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।